हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में जो है आप लोग को बताएंगे डियर, थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में थोड़ा आइडियल गैस से रिलेटेड, आपको आइडियल गैस का ऑलरेडी लेक्चर मेरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी आइडियल गैस का इक्वेशन फिर से हम अगेन आपको रिकैप करवाएंगे डियर, है ना, थोड़ा सा रिकॉल करवाएंगे और उससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस बतलाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है डियर। कभी भी कार्नोट साइकिल या फिर रैंकाइन साइकिल, ब्रेटॉन साइकिल, ढेरों सारा साइकिल पावर इंजीनियरिंग में फर्दर ये थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन होगा डियर। तो जहाँ पे भी ये थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन आने वाला है इंजन के केस में, है ना, तो वहाँ पे वो सब रिलेशंस काफ़ी यूजफुल होगा। तो वो रिलेशन यहाँ आपको हम बतलाएंगे डियर, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हेडिंग बनाते हैं आइडियल गैस से, यहीं से कुछ बातें हम स्पेशल कुछ बातें करते हैं आपसे डियर। आइडियल गैस, ये बताइए एक आइडियल गैस का और क्या नाम है? आप कहेंगे कि सर आइडियल गैस का और भी नाम है, परफेक्ट गैस नाम है। आइडियल गैस को जो है वो परफेक्ट गैस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है डियर? परफेक्ट गैस। कोई दिक्कत नहीं है। अब आइडियल गैस में एक एजम्पशन है डियर कि आखिरकार गैस को आइडियल नाम से कोई दुनिया में चीज़ होता नहीं है, लेकिन लगा हुआ है गैस से पहले आइडियल। तो इसका मतलब कुछ कंडीशंस, कुछ एजम्पशंस के साथ जो है वो गैस आइडियल होगा, है ना। कुछ एजम्पशंस है डियर, उस एजम्पशंस के थ्रू गैस क्या होगा? आइडियल होगा। तो आइडियल गैस में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर, याद रखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो नेग्लिजिबल माना जाता है डियर। अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल। देखिए ये माना जाता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो एक दूसरे का, जो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके एक दूसरे के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, कैसे कंसीडर किया जाता है, कैसा एजम्पशंस है? तो नेग्लिजिबल होगा। और भी क्या होता है आइडियल गैस में? तो याद रखिएगा आइडियल गैस को किसी कंटेनर में यदि रखेंगे तो जो वॉल्यूम आइडियल गैस ऑक्यूपाई करेगा उस कंटेनर के वॉल्यूम से काफ़ी नेग्लिजिबल के जैसा होगा डियर। यानी आप कहेंगे कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है ना बाय द गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू दी कंटेनर वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? एज कंपेयर टू दी कंटेनर वॉल्यूम। यानी जिस कंटेनर में आप गैस को रखेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज नेग्लिजिबल डियर। जैसे कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है? नेग्लिजिबल। और ये भी क्या होगा? ऑक्यूपाइड इज नेग्लिजिबल। ये सब एजम्पशंस है डियर, ऐसा सब एजम्पशंस है किसके लिए? आइडियल गैस का एजम्पशंस है डियर। अब आइडियल गैस का कुछ इक्वेशन होता है, तो आइडियल गैस इक्वेशन आपको बतलाते हैं। ये सब पहले भी हम आपको बतला चुके हैं आइडियल गैस इक्वेशन, फिर भी आप चीज़ों को देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है डियर PV इज इक्वल टू NR/T। यहाँ पे जो N लिखे हैं ना, N मान लीजिए हो सकता है किलो मोल में इसका यूनिट होगा, सिंपली मोल भी होगा या फिर किलोग्राम मोल में। यहाँ पे हम इसी तरीके से लिखें डियर। R बार जो है ये कुछ और नहीं है, दिस इज योर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसका जो वैल्यू होता है डियर यूनिवर्सल है, नाम में ही यूनिवर्सल लगा हुआ है, यानी कि सभी गैस के लिए सेम होगा। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं डियर 8.314 किलो जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन, जैसे भी बोलना है। क्लियर है? तो ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा, भली भांति उम्मीद है। अब इस तरह से PV का जो यूनिट होगा, PV का यूनिट क्या होगा? तो ये PV का जो यूनिट होगा डियर वो PV का यूनिट का बात किया जाएगा, है ना, तो यूनिट क्या होगा? किलो जूल होगा डियर। PV का यूनिट क्या होगा?
किलो जूल होगा। ऑब्वियस है ये यूनिट कटेगा तो सिर्फ किलो जूल बचेगा, नहीं कि किलो जूल होगा पीवी का यूनिट। अब कुछ बात है डियर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, उसको ज़रा गौर से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा लिख दे P इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी P नहीं, PV इज इक्वल टू MR भी होता है, वेयर याद रखिएगा, वेयर R जो होता है इज इक्वल टू है आपका R बार डिवाइडेड बाय M, R बार डिवाइडेड बाय M। R बार क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R को बोला जाता है डियर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, है ना, जैसा गैस उसका अलग सा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, लेकिन यूनिवर्सल सबके लिए सेम। जैसे कि फॉर एयर के लिए बात किया जाए, फॉर एयर, एयर को एक आइडियल गैस माना गया है डियर, लेकिन स्टीम के केस में जब तक कि आपको लिखा ना रहे मानने के लिए आइडियल गैस, तो स्टीम को कभी भी आइडियल गैस नहीं मानना है, कभी भी स्टीम को आइडियल गैस नहीं मानना है डियर, जब तक कि मेंशन ना हो क्वेश्चन में। तो एयर के लिए कितना होता है? एयर के लिए मॉलिक्यूलर वेट हियर m इज मॉलिक्यूलर वेट, m क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट। तो m, एयर का m कितना होता है? 29 होता है डियर। तो 29 होगा मॉलिक्यूलर वेट, इसका यूनिट क्या होता है? किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, और इतना जो होता है वो पर किलोग्राम केल्विन में होता है डियर, पर किलोग्राम केल्विन या किलो मोल में होगा, सॉरी केल्विन नहीं, पर किलोग्राम होगा, 29 पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम में 29 होगा मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा कुछ बातें करें। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका देखिए डियर, इसका हम बात करें तो कैसे होगा, चीज़ें को यहाँ समझिए थोड़ा सा। जैसे देखिए ऊपर वाला का यूनिट क्या हुआ, तो किलो जूल, थोड़ा समझ लेते हैं तब ज़्यादा बेहतर होगा। किलो जूल किलो मोल केल्विन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आर बार का जो आर का होता है यूनिट वो होगा किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, ये होगा डियर, किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन होगा। तो देखिए क्या होता है, इनटू मॉलिक्यूलर वेट का जो यूनिट होता है डियर, वो मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट होता है किलोग्राम, है ना, किलोग्राम, तो नीचे से ऊपर चला जाएगा तो होता है किलोग्राम पर किलो मोल यहाँ के लिए। तो किलो मोल से किलो मोल कट जाएगा तो बचेगा क्या? किलो जूल किलोग्राम केल्विन, जो यही होता है। इसका चूंकि यूनिट होगा इतना किलोग्राम, ऐसे लिखेंगे तो किलो मोल सिंपली, ठीक है ना, क्योंकि वही तो की है आर में, फिर आर बार का यूनिट रखे और एम का यूनिट रखे, तो एम का यूनिट किलोग्राम पर, और ये फिर ऊपर चला जाएगा तो कटेगा तो ये बचेगा। तो यहाँ से आर का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का यूनिट से आपको पता चल गया डियर। अब जो यहाँ बात है जो जानना चाह रहे हैं इसको मिटाते हैं और आपको कुछ बतलाते हैं, इसको मिटा देते हैं डियर। तो यहाँ से तो आप समझ गए ना। अब देखिए आर का यूनिट हो गया किलो जूल किलोग्राम केल्विन, एम का क्या होगा? एम यहाँ पे मास है डियर, एम क्या है? मास, और मास का क्या होता है? किलोग्राम। टी टेम्परेचर और केल्विन में कटेगा तो इसका फिर से यूनिट क्या आएगा? किलो जूल आएगा। मिटा दे, इधर मिटाते हैं, जो बताना चाह रहे हैं उस पर आते हैं डियर, थोड़ा बात करते हैं, इधर ये सब मिटा देते हैं। देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हैं, क्या P इज इक्वल टू एम बाय भी लिख सकते हैं इधर करके? अब कहेंगे हाँ सर। क्या P इज इक्वल टू रो आर टी लिख सकते हैं? रो क्या है? डेंसिटी है। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ गैस। गैस का क्या? डेंसिटी। आइडियल गैस है ना, तो उसका डेंसिटी का बात कर रहे हैं। अब देखिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस यहाँ से निकल करके आ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर, उस पर गौर कीजिए कि क्या फेवरेबल कंडीशंस यहाँ से आ रहा है आपका। देखिए किसका फेवरेबल कंडीशन? आइडियल गैस इक्वेशन का फेवरेबल कंडीशन। इसके बाद से समझिएगा फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। फेवरेबल कंडीशंस क्या है थोड़ा गौर कीजिए, इसको, इस इक्वेशन को गौर कीजिए। यहीं के बाद ये लिख रहे हैं मेरे प्यारे, आइडियल गैस होने के लिए प्रेशर क्या होना चाहिए? प्रेशर जो होना चाहिए, यदि यहाँ से हम रो का बात करें तो रो इज इक्वल टू कितना होगा? रो इज इक्वल टू आप कहेंगे सर P अपॉन आर टी होगा, P अपॉन क्या होगा? आर टी। आइडियल गैस के केस में क्या लिखे हैं तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड
है ना। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या होना चाहिए, खैर वॉल्यूम वगैरह तो ठीक है। आइडियल गैस के लिए फेवरेबल कंडीशंस जो है यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए, तो प्रेशर जो होना चाहिए रिड्यूस्ड प्रेशर होना चाहिए, टेम्परेचर जो होना चाहिए वो एलिवेटेड टेम्परेचर होना चाहिए डियर, यानी ज़्यादा। अब जब ये दोनों कंडीशन होगा तो ज़रा ध्यान से देखिए, डेंसिटी मस्ट बी वेरी वेरी लो। शॉर्टकट यही बात लिख दी है, यहाँ से ये भी इसको भी मिटा ही देते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। अब देखिए ये बहुत ही कम होना चाहिए डियर, ऑब्वियस है ये कम होना चाहिए डेंसिटी। इसका मतलब क्या है, प्रेशर कम होगा लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा। यानी कि कोई भी, इसीलिए कहा गया है कि कोई भी गैस यानी रियल गैस भी बिहेव करता है आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। कब बिहेव करता है, तो जब आपका एलिवेटेड टेम्परेचर हो बट एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर बट एट एलिवेटेड टेम्परेचर, एट लो प्रेशर बट एट एलिवेटेड टेम्परेचर। तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन यही कंडीशन होना चाहिए गैस का, तब आइडियल गैस कहलाएगा। फेवरेबल एक कंडीशन आइडियल गैस होने का और इक्वेशन को वैलिड बनाने के लिए। तो उस कंडीशन में ये देखिए कि डेंसिटी कितना होना चाहिए, डेंसिटी पता है बहुत ही कम होना चाहिए, वेरी वेरी लो होना चाहिए। कोई भी गैस का यदि डेंसिटी बहुत कम होगा, है ना, ऑब्वियस है, तो प्रेशर भी कम होगा, साथ ही साथ टेम्परेचर एलिवेटेड होगा, कहने का मतलब ज़्यादा होगा डियर। जो कि यहाँ हम आपको रिलेशन भी दिखा दिए, यहाँ से आप समझिएगा, है ना। आर तो कांस्टेंट ही होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, ऑब्वियस ये कम होगा, ये कम होगा, ये कम ही होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कुछ बातें था आइडियल गैस से रिलेटेड और कुछ कांस्टेंट वगैरह से रिलेटेड, पहले भी पढ़ चुके हैं डियर। अब यहाँ से जो है कुछ कंडीशंस है, जैसे आइडियल गैस का ही यहाँ कंडीशंस है। कंडीशन में क्या है, जैसे कि चार्ल्स लॉ हो गया, है ना। तो कुछ कंडीशंस यहाँ से पढ़ते हैं डियर, हम लोग इसको मिटाते हैं और आपको बतलाते हैं। जैसे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ है कि नहीं, ये सब के बारे में थोड़ा देखते हैं डियर। इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा डियर। देखिए अलग बात, उस पर अप्लाई जो होगा वो आइडियल गैस ही अप्लाई होगा डियर। जैसे कि कंडीशंस का बात करें, जैसे 5 प्रोसेस इससे पहले भी देखे थे ना, तो पहला से स्टार्ट करें। तो वॉल्यूम टेम्परेचर, आप जानते हैं कि टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब क्या होता है, तो इसको कहते हैं आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ना डियर, आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस तो कहते ही हैं, और टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस को कहते हैं डियर। इसको एक लॉ से जानते हैं जिसका नाम है बॉयल्स लॉ, ये आप याद रखिएगा, जिसका नाम है बॉयल्स लॉ। ये आइडियल गैस का ही है लॉ, आइडियल गैस का लॉ है डियर। ये लॉ किसके लिए है, फॉर आइडियल गैस के लिए ही लॉ है ये, तो बॉयल्स लॉ। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ। अब ये बताइए कि यहीं से आप और भी काम कर सकते हैं, जैसे कि पी भी इज इक्वल टू, अभी आप देखिए MRT, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट MR कांस्टेंट होगा, इसका मतलब क्या हो गया, पी भी इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। ये आइडियल गैस का इक्वेशन है, पी भी इज इक्वल टू क्या होगा, पी भी इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। तो याद रखेंगे कभी भी प्रोसेस आइसोथर्मल वाला होगा तो आप P1 V1 इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट होगा, P2 V2, ये अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई प्रोसेस हो रहा है, मान लीजिए कोई प्रोसेस हो रहा है डियर, यहाँ पे वॉल्यूम है और ये क्या है आपका प्रेशर, तो ऑब्वियस है पी भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब हुआ ये जो फॉलो करेगा ये हाइपरबोलिक रिलेशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि यही है ना P, आप ऐसे भी बोल सकते हैं P इज इक्वल टू C/V, ये भी बोल सकते हैं यहाँ से आप, या फिर आप ये भी तो बोल सकते हैं कि P1/V है, P1/V है, P1/V है, P1/V है। इसका मतलब हाइपरबोलिक रिलेशंस को फॉलो करता है, यानी ये 1 पॉइंट हुआ तो ये क्या हो जाएगा 2 पॉइंट, यानी 1 से 2 पॉइंट। यदि एक्सपेंशन का बात करें तो ये कैसा कर्व होगा, हाइपरबोलिक डियर, हाइपरबोलिक कर्व होगा, है ना। हाइपरबोलिक के साथ साथ ये किसका कर्व है, तो आप कहेंगे P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/V का कर्व है, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/V का कर्व है।
तो इसका मतलब इस पॉइंट का प्रेशर वॉल्यूम, इस पॉइंट का प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन दोनों क्या होगा, बराबर होगा, जब प्रोसेस कैसा होगा, आइसोथर्मल का। तो कहीं भी आइसोथर्मल का प्रोसेस दो पॉइंट में हो तो आप P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगा दीजिए, यानी दोनों पॉइंट पे आप अप्लाई कर दीजिए इसको। तो हो सकता है एक दो वैल्यू नोन हो तो एक दो वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो ये सब न्यूमेरिकल में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, कुछ डेरिवेशंस करेंगे बाद में, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए ये सबको एकदम याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए एक ये हो गया कंप्लीट यहाँ से आपका आइसोथर्मल, यानी कि जिसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। देखते हैं सेकेंड, और भी हो सकता है डियर, यदि आपका प्रेशर कांस्टेंट वाला हो गया, जिसको बोलते हैं क्या, चार्ल्स लॉ, है ना, प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट को एक और नाम से जानते हैं क्या, प्रेशर कांस्टेंट का मतलब हो गया आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा है, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक को आइसोपेस्टिक भी बोलते हैं डियर, आइसोपेस्टिक, है ना। अब इसी को जो है वो बोलते हैं डियर चार्ल्स लॉ, यानी कि चार्ल्स लॉ में क्या होता है, ये भी एक आइडियल गैस का ही है, चार्ल्स लॉ, ये भी एक आइडियल गैस का ही लॉ है ना, आइडियल गैस का ये भी लॉ आइडियल गैस का ही है, यानी कि एट प्रेशर कांस्टेंट पे बात करता है डियर। जो चार्ल्स लॉ होता है कांस्टेंट प्रेशर पे बातें करता है। तो इसका मतलब यहाँ से देखिए, अब PV इज इक्वल टू MRT होता है, PV इज इक्वल टू क्या होता है, MRT, है ना, ये तो होता है। अब यहाँ से देखिए प्रेशर कांस्टेंट हो गया डियर, प्रेशर का वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी V डिवाइडेड बाई T लिख सकते हैं, V डिवाइडेड बाई T इधर से, और क्या लिख सकते हैं, MR बाई P, अरे लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाई T MR बाई P। अब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये पूरा जो क्वांटिटी है, ये पूरा क्वांटिटी क्या होगा, कांस्टेंट। MR तो कांस्टेंट होता है ना, M मास ही हुआ, R कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, गैस के अकॉर्डिंग आइडियल कोई गैस होगा फिक्स होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। P भी कांस्टेंट है चार्ल्स लॉ में, इसका मतलब ये पूरा कांस्टेंट। तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया बच्चे, तो इसका मतलब V बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। सो देखिए इंपॉर्टेंट क्या रिजल्ट आता है, इंपॉर्टेंट क्या आता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, टेम्परेचर, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, टेम्परेचर का, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। या फिर आप ऐसे यूज करेंगे इस इक्वेशन को, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई, दो पॉइंट होगा, है ना, कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस होगा, टेम्परेचर और वॉल्यूम का कुछ रिलेशन आपको जानना होगा, तो उस कंडीशन में इस रिलेशन को यूज करें, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, या फिर आपकी मर्जी V1 T2 इज इक्वल टू V2 T1, ये भी यूज कर सकते हैं। V1 T2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन V2 T1, ये भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं डियर, आप एकदम मजे में यूज कर सकते हैं। और क्या होगा, ये दोनों के अलावे वॉल्यूम कांस्टेंट भी होगा, जिसको गे लुसेक लॉ भी बोलते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट वाला जिसको आइसोकोरिक बोलते हैं। चलिए मिटाते हैं और बतलाते हैं डियर उस केस में भी आपको। तो कुछ कंडीशन है, ये सब आइडियल गैस ही अप्लाई करके ये सब निकाल रहे हैं कंडीशन डियर, अरे ये सब तभी आप अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, कहीं भी फॉर्मूला नहीं लगा दें कि कहीं भी एक वॉल्यूम दिया है टेम्परेचर निकाल लें। ये तभी अप्लीकेबल होगा जब आपका गैस आइडियल गैस होगा, या फिर कोई रियल गैस है तो रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस एट वेरी लो प्रेशर एंड एलिवेटेड टेम्परेचर। कंडीशन कुछ होना चाहिए जो फेवरेबल कंडीशन आपको बतलाए थे। तो खैर आगे बढ़ते हैं और थर्ड में पहुंचते हैं डियर, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट जब होता है डियर तो इसको बोलते हैं आइसोकोरिक। क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक, या फिर आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं डियर, आइसोमेट्रिक प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कंडीशन कि इसी को बोलते हैं डियर गे लुसेक्स लॉ। ये भी एक आइडियल गैस का ही है। अब इसमें क्या हुआ, गे लुसेक्स लॉ में क्या होता है? तो गे लुसेक्स लॉ में देखिए क्या होगा, PV इज इक्वल टू MRT किसका है? अरे आइडियल गैस का ही है कहानी। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि P बाई T लिख सकते हैं, इज इक्वल टू P बाई T इज इक्वल टू MR बाई V। ये बताइए ये पूरा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यानी P बाई T
इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। अब P बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, यानी कि P1 बाई T1 इज इक्वल टू होगा, 2 पॉइंट का होगा तो P2 बाई T2। ये एक रिलेशन यूज कर सकते हैं। और भी क्या रिलेशन यूज कर सकते हैं, तो P1 T2 P2 T1, ये एक देखिए प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है। ये किसका रिलेशन था, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन था। यहाँ से आपको एक बहुत बढ़िया सा बात समझ में आ रहा है कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा किसी भी आइडियल गैस के लिए तो टेम्परेचर का भी वैल्यू बढ़ेगा डियर। आप प्रेशर बढ़ा देंगे, मान लीजिए एक गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, गैस को कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर का वैल्यू तो बढ़ेगा। तो गैस को कंप्रेस करेंगे प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा, तो गैस का एटम मॉलिक्यूल कंप्रेशन के टाइम एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे तो धीरे धीरे हीट का जनरेशन होगा, कोलाइड करेगा तो एक दूसरे फ्रिक्शन होगा एक दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, और फ्रिक्शन डेवलप्स हीट, और जब हीट कंटेंट बढ़ेगा तो टेम्परेचर का भी वैल्यू बढ़ेगा। डायरेक्टली बोलिए, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये आपको बॉयल्स लॉ बतलाया। और साथ ही साथ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम बढ़ाएंगे टेम्परेचर भी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम भी बढ़ता है। बात समझ में आ रहा है डियर। तो ये, लेकिन ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन डियर, ये कंडीशन जो है वो किसका है, तो ये कंडीशन है आपका चार्ल्स लॉ का। ये चार्ल्स लॉ का कंडीशन है, यानी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गड़बड़ से बच्चा ये ना कर दे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, इसलिए तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, मतलब कि बेचारा चार्ल्स को गैलोसेक लॉ के साथ मिक्स कर दिया। नहीं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर तब है जब प्रेशर कांस्टेंट है। यदि प्रेशर में भी फर्क आने लगेगा तो ये रिलेशन नहीं बचेगा डियर। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर तब है जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है, इसको थोड़ा रियलाइज कीजिए, ज़रा रियलाइज कीजिए। मान लीजिए एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है इस तरह से। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं डियर, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, बर्नर से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्या है कि इसको वेल्डिंग कर दिए हैं, यहाँ पे वेल्डिंग कर दिए हैं, देखिए आप वेल्डिंग कर दिए, पिस्टन को वेल्डिंग कर दिए, वेल्डिंग फिक्स। क्या ऊपर जाएगा, क्या ऊपर जाएगा, क्या ब्लॉक कर दिए, इसको नहीं जाने दे रहे हैं। तो क्या होगा, अंदर जो गैस होगा, अंदर जो गैस होगा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो अंदर लेकिन जो गैस होगा उस गैस का प्रेशर बढ़ने लगेगा, और प्रेशर के साथ साथ पता है क्या बढ़ेगा, उस गैस का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। बहुत देर तक छोड़ देंगे फट जाएगा डियर, बहुत देर तक छोड़ देंगे फट जाएगा। जैसे कि आप थोड़ा सा कह सकते हैं प्रेशर कुकर वाला का, है ना, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है ना, वो बंद है पूरा, यदि वो रिलीज ना हो वॉल्व से, जो आपका सीटी जिसको बोलते हैं, तो क्या होता है, कुकर फटने का भी चांस है, क्योंकि अंदर अंदर प्रेशर बढ़ रहा है। और ज़्यादा प्रेशर क्यों बढ़ाते हैं, ताकि बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़े, है ना। यही तो होता है, प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता है डियर। इसीलिए आप कहते हैं पहाड़ पर जा कर के जल्दी खाना बॉयल हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा बॉयल। क्यों, चूँकि प्रेशर वहाँ बढ़ा हुआ है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, है ना, जैसे जैसे, तो क्या होता है, प्रेशर का वैल्यू आपका बढ़ जाएगा। सॉरी, मतलब जैसे जैसे यानी कि ऊपर में तो कम टेम्परेचर में ही आप बॉयल कर सकते हैं जल्दी। सॉरी, उल्टा डियर, उल्टा बोल दिए थे। कम टेम्परेचर में ही आप बॉयल कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर में अब जाएंगे प्रेशर घट जाता है डियर। तो प्रेशर का वैल्यू जब घटेगा ना, पहाड़ों पे प्रेशर का वैल्यू घटेगा तो कम ही टेम्परेचर में आपका बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। नहीं तो बॉइलिंग तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, है ना, एटमोस्फेरिक प्रेशर, सॉरी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू है ना, तो उस पे आपका जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वही उस प्रेशर पे आपका 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल करता है डियर। उस प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल करता है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रहा है डियर।
ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसी तरह बातें होता ही रहेगा, बहुत कुछ बातें हम लोग करते ही रहेंगे और बतलाते हैं। 3 तो यहाँ हो गया, तीनों का कंडीशन देख लिए। और इम्पॉर्टेंट वाला है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट डियर, क्योंकि जब इंजन आप पढ़ेंगे ना तो बहुत बार रहेगा कि प्रोसेस इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक, इस तरह से आएगा डियर आगे आने वाला समय में। तो जब प्रोसेस इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक तो वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा 2 पॉइंट में। मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक प्रोसेस हुआ और ये एडियाबेटिकली हुआ प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो उस पॉइंट पे आप कुछ लगाएंगे ना, कुछ फार्मूला लगाएंगे ना, कुछ अप्लाई करेंगे ना, तो क्या अप्लाई करेंगे थोड़ा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं डियर। ठीक है, मिटा ही देते हैं डियर। चलिए अब आपको दिखलाते हैं डियर, जैसे कि ये 3 तो हो गया, 4th नंबर में बढ़ते हैं। 4th नंबर एक्चुअली में जो इससे पहले लेक्चर में जो प्रोसेस पढ़े थे ना क्लोज्ड सिस्टम वर्क के लिए, जो 5 तो वही 3 इसमें हो गया, 2 और होगा। जैसे कि इसमें क्या क्या होगा, अब एडियाबेटिक के लिए बात करेंगे। एडियाबेटिक, अब प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है लेकिन गैस कैसा है, आइडियल गैस है, उस कंडीशन में ये अप्लाई होगा। जो भी अभी लिखेंगे यहाँ कंडीशंस जो भी लिख रहे हैं वो आइडियल गैस का ही कंडीशंस है, लेकिन प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब प्रोसेस एडियाबेटिक होने का मतलब dq इज इक्वल टू 0, ये बात जानते हैं। एडियाबेटिक का इक्वेशन भी सभी लोग जानते हैं, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिए, है ना, ये होगा। अब ये बताइए कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एमआरटी होता है ना, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी होता है। एम आर्क जो होता है डियर ये क्या होगा, कांस्टेंट ही होता है ना, किसी भी गैस के लिए कांस्टेंट होगा। इसलिए ये बताइए कि क्या पीवी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा डियर। पीवी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। यहीं से इसी से रिलेशन से निकाले हैं। यहाँ से आप एक चीज़ और भी बोल सकते हैं कि P1 V1 बाय, यहाँ से ये भी एक रिलेशन लगा सकते हैं डियर, P1 V1 डिवाइडेड बाय, है ना, डायरेक्ट इससे T1 इज इक्वल टू कितना, P2 V2 डिवाइडेड बाय T2, ये भी रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। रटिए नहीं, सब चीज़ों को समझ लीजिएगा, ये होगा। अब लेकिन आप देखिए यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं डियर, इसमें अप्लाई करते हैं क्या होगा। तो यदि यहाँ पे अप्लाई करना हो तो देखिए क्या ये लिख सकते हैं, इसको इसीलिए रेड से लिख रहे हैं। यदि हम यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू को चेंज कर दें, किसका वैल्यू को, प्रेशर को, तो प्रेशर का वैल्यू को चेंज करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, यहाँ से क्या प्रेशर इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं डियर। देखिए समझ में आ रहा है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी बाय भी, कोई गलत होगा क्या, नहीं होगा। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये टी इधर गया, टी बाय भी होगा, यानी प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर और वॉल्यूम के रेशियो का है। यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे हैं। तो प्रेशर के जगह पे इस वैल्यू को लिखेंगे डियर, प्रेशर के जगह पे लिखेंगे टी अपॉन क्या, भी, और भी टू दी पावर क्या है, गामा, इतना लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट भी है। तो एक काम करेंगे कि यहाँ पे T1 लिखेंगे, V1 लिखेंगे और V1 लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या कर देंगे, T2 V2 और V2 टू दी पावर क्या कर देंगे, गामा। अब आइए जरा इसको सॉल्व कीजिए डियर, कितना होगा, तो T1 V1 टू दी पावर कितना होगा। अब देखिए नीचे V1 है, ऊपर V1 है, ये ऊपर जाएगा डियर तो माइनस में पावर होगा, तो यानी कि गामा -1 इज इक्वल टू, ये बताइए कितना होगा, T2 V2 टू दी पावर गामा -1। अब यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, T2 बाई T1 इज इक्वल टू, T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 टू दी पावर गामा -1। कोई प्रॉब्लम, इम्पॉर्टेंट है, एकदम इम्पॉर्टेंट है, बस कुछ कुछ बात याद रखिएगा। ये कंडीशन अप्लाई तभी कीजिएगा जब गैस कैसा होगा, आइडियल गैस होगा, जब आइडियल गैस होगा।
और कैसा होगा, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा होगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा होगा। ऐसा नहीं कहीं भी आप अप्लाई कर दें, कहीं भी अप्लाई कर दें। और क्या होना चाहिए, क्वासी स्टैटिक भी होना चाहिए डियर, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और क्या, तो देखिए क्लोज्ड सिस्टम भी होना चाहिए, सिस्टम क्या होना चाहिए, क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए। इतना ज़्यादा जब आपका कंडीशंस रहेगा तभी आप इसको अप्लाई करेंगे, तभी आप अप्लाई करेंगे इसको। ओपन सिस्टम के लिए अप्लाई नहीं करना है, क्लोज सिस्टम के लिए ही अप्लाई करना है इस फॉर्मूले को। यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन है डियर, इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल के लिए अलग टाइप का कंडीशन, अब आइसोबेरिक के लिए अलग, आइसोकोरिक के लिए अलग, एडियाबेटिक के लिए अलग। अब थोड़ा प्रेशर का भी रिलेशन देखते हैं डियर, कि क्या प्रेशर का भी रिलेशन होता है। यहीं से ज़रा एक काम कीजिए आप, इसीलिए रेड से लिख रहे हैं, यहीं पे आइए डियर आप। क्या आप, कोई बच्चा ऐसे लिख सकता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अपॉन प्रेशर। इसी का सिमिलरली वॉल्यूम, टेम्परेचर इधर ऊपर जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, प्रेशर। तो अब क्या करेंगे कि इसमें चेंज करेंगे डियर। देखिए इसको मिटा देते हैं, कहाँ मिटा दें, इधर ऊपर मिटाते हैं डियर, और फिर से यहीं से हम आपको बतलाते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, इसको लिख लिया ना, यहाँ मिटाते हैं, यहाँ मिटाते हैं, ये वाला रहने देते हैं अभी, और इसी में चेंज कर देंगे डियर। देखिए क्या लिख सकते हैं यहीं से, सेम कंडीशन से। अब ये वॉल्यूम को चेंज कीजिए, वॉल्यूम जगह तो प्रेशर, यानी कि P1 डायरेक्ट लिख देते हैं, P1 P2 डायरेक्ट लिखेंगे डियर। तो P1, अब वॉल्यूम के जगह पे ये वाला वैल्यू लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, T1 बाई P1, और टू दी पावर क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू कितना होगा, P2, फिर से कितना होगा, T2 बाई P2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, गामा। बस इतना ही तो करना है मेरे प्यारे। अब यहाँ से देखिए P1 टू दी पावर गामा भी है ना, T1 टू दी पावर गामा भी है। तो P1 टू दी पावर गामा है नीचे में, ऊपर जाएगा तो माइनस गामा होगा, तो यानी कितना होगा, P1 टू दी पावर 1 माइनस गामा T1 इज इक्वल टू कितना होगा, P2 टू दी पावर 1 माइनस गामा T2 होगा। इस तरह से वैल्यू आएगा। यहाँ से ये बतलाइए आप कि T2 बाई T1 कितना आएगा। तो T2 बाई T1 जो आएगा वो कितना आएगा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए T1 का भी पावर गामा होगा और T2 का भी पावर क्या होगा, गामा होगा डियर। तो ये बताइए इसका पावर में भी क्या हो जाएगा, गामा, है ना, T2 बाई T1 दोनों के पावर गामा, और फिर क्या लिखेंगे, तो P1 बाई P2 टू दी पावर कितना होगा, 1 माइनस गामा। ये होगा ना डियर, 1 माइनस गामा। अब इस रिलेशन को यहाँ से घेर लीजिए, देखिए इस रिलेशन को यहाँ से घेर लीजिए। देखिए दो रिलेशन निकला, याद रखिएगा, ये भी रिलेशन तभी एप्लीकेबल होगा जब ये कंडीशन सारा होगा, यही कंडीशन सेम है, सब चल रहा है, सब कंडीशन होना चाहिए तभी ये रिलेशन, ये टेम्परेचर और प्रेशर का हुआ, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का हुआ। दोनों को यदि कंबाइंड कर दे, मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर, उसी को याद रखिएगा। तो देखिए कंबाइंड करने के बाद क्या आएगा, इधर मिटाते हैं, आपको बतलाते हैं फाइनली डियर, सब तो लिखते ही गए होंगे, फाइनली आपको बतलाते हैं, फाइनली देखिए, फाइनली आपको बतलाते हैं। कंबाइन कीजिए, सबसे पहले तो T2 बाई T1 है यहाँ पे, है ना, एक हम बढ़िया रिलेशन लिख देंगे T2 बाई T1, इसमें भी T2 बाई T1 है, तो इससे T2 बाई T1 को ना, गामा इसमें है ना, तो गामा को हटा दीजिए, तो कितना होगा, T2 बाई T1 ही ये भी नजर आएगा, नहीं गामा तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, है ना, क्योंकि मान लीजिए पावर यहाँ पे भी गामा डिवाइड करेंगे, यहाँ से भी हो जाएगा ना, तो लिखेंगे यानी कि V1 बाई V2 टू दी पावर कितना, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू P1 बाई P2 कितना होगा, 1 माइनस गामा बाई गामा। लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट होगा डियर ये होगा T2 बाई T1, अभी जो लिखने जा रहे हैं T2 बाई T1, ध्यान से, इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे है 1 माइनस गामा माइनस 1, यहाँ है 1 माइनस गामा। यदि हम चेंज करना चाहे सेम जैसा डियर, 1 माइनस गामा ही करना चाहे, ठीक है, 1 माइनस गामा यहाँ पे, तो 1 माइनस गामा करेंगे तो क्या होगा, माइनस बाहर लेंगे तो क्या करेंगे, इसका रेशियो को चेंज कर दे तो हो जाएगा या नहीं होगा, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे,
माइनस साइन से चेंज हो जाएगा ना, है ना, ऊपर वाला को नीचे, नीचे वाला को ऊपर। तो यानी कि क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए माइनस ले लिए, पावर में क्या ले लिए, माइनस। बात समझ में आ रहा है ना, मैथमेटिक्स समझते हैं ना, माइनस ले लिए हैं पावर में। माइनस लेने का मतलब है कि इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो रिवर्स कीजिए, यानी कितना हो गया V2/V1। देखिए रिवर्स कर दिए हैं, तो रिवर्स किए हैं तो पावर में माइनस आएगा, यानी माइनस के साथ आएगा बाहर, तो माइनस माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस क्या बच जाएगा, गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1/P2 टू दी पावर कितना रह जाएगा, 1 माइनस गामा बाय गामा। दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। अब ये तभी फॉर्मूला लगाएंगे जब ये सब कंडीशन होगा। याद रखिएगा, ये सारा कंडीशन रेड से जो लिखा हुआ है। ये एक चीज़ यहाँ से जो आपको याद रखना, देखिए या तो इक्वेशन ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही है डियर। ये कंडीशन जो होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए। अच्छा डियर, सो सॉरी, एक आप यहाँ पे कंडीशन थोड़ा क्वासी स्टैटिक वाला हटा दीजिएगा डियर, क्वासी स्टैटिक, ठीक है। ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है डियर, क्योंकि एडियाबेटिक क्या होना चाहिए, प्रोसेस मस्ट बी वेरी वेरी फास्ट। तो क्वासी स्टैटिक नहीं, स्लो नहीं, सॉरी यहाँ पे ये आपको फ्लो में लिखा गया, क्वासी स्टैटिक नहीं। ये कंडीशन क्लोज सिस्टम रिवर्सिबल एडियाबेटिक आइडियल गैस, उसके लिए ये क्या होता है, अप्लीकेबल होता है। अब देखिए इक्वेशन को और भी चेंज कर सकते हैं दूसरे तरीके से। देखिए इसको तो अब मिटा ही देते हैं, कंडीशन यही होना चाहिए, सारे इक्वेशन अप्लाई करने का यही कंडीशन होगा। और भी देखिए क्या चेंज कर सकते हैं, फाइनली बहुत तरीके से बुक में रहता है डियर, आप जैसा भी आप चाहें वैसा यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहीं पे ये था, तो यहाँ से ऐसा भी तो लिख सकते थे ना, T2/T1 इज इक्वल टू क्या, तो इज इक्वल टू V1/V2 टू दी पावर कितना, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू। अब चाहें तो देखिए यहाँ पे गामा माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस गामा, एक ही जैसा लिखने के लिए यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या, साइन ऊपर से नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर देंगे तो माइनस हट जाएगा। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो P2/P1, ध्यान से समझिए, ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कर दिए, यानी चेंज कर दिए हैं डियर। इसका मतलब माइनस साइन और माइनस फिर बाहर निकालेंगे, यानी प्लस, यानी क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1 अपॉन गामा। समझते हैं ना, जैसे यहाँ से माइनस निकालेंगे, जैसे किसी का भी पावर, थोड़ा आपको समझाते हैं, किसी का भी पावर -1, इसका मतलब 1 अपॉन x होता है ना। तो यहाँ से हम पावर, इससे हम माइनस कॉमन ले लिए, यानी कि उल्टा हो जाएगा, P2 ऊपर चला जाएगा, P1 नीचे आ जाएगा। तो ये भी कंडीशन याद रखिएगा, रिवर्सिबल होना चाहिए, एडियाबेटिक होना चाहिए, और आइडियल गैस भी होना चाहिए डियर, आइडियल गैस भी होना चाहिए। तो आएगा T2/T1, बेहतर होगा मेरे ख्याल से कि इसी को फॉलो करें, ऑलवेज फॉलो, क्योंकि एक ही याद रखेंगे ना, तो ऑलवेज फॉलो मतलब हुआ एक ही को याद रखेंगे, तो या तो इसको याद रखिए या फिर इसको, बेहतर होगा ये वाला, थोड़ा बोलने में अच्छा लगेगा डियर। देखिए जैसे कैसे, T2/T1 P2/P1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा, V1/V2 गामा माइनस 1। ये पूरा कंप्लीट रिलेशन इतना यूजफुल है कि क्या बताए डियर, काफ़ी बार जो है कंपटीशन में भी ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछता रहता है डियर, डायरेक्ट रिजल्ट पूछता है, तो उस कंडीशन में भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए आप अच्छे से इसको लर्न कर लें इस फॉर्मूले को। अब आपको एक चीज़ बतलाते हैं, ये तो था एडियाबेटिक प्रोसेस। यदि प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक होगा, है ना, क्या करना है, देखिए इसको मिटा देते हैं अब मिटाते हैं डियर। देखिए कैसे, जैसे जैसे भी लिखे होंगे वैसे ही सारे चीज़ को लिखिएगा, सारे को मिटा देते हैं डियर। अब यदि आपका एडियाबेटिक ना हो, पांचवा और लास्ट क्या होगा, कंडीशन इसके लिए कैसा होगा, यदि पॉलीट्रॉपिक होगा, क्या होगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक के लिए क्या होता है, कहेंगे P(v)n इज इक्वल टू कांस्टेंट। हेयर n क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है ना, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। जैसे कि इससे पहले वाला गामा जो था, ये क्या था, गामा एडियाबेटिक इंडेक्स था, नहीं लिखे थे, लिख लीजिएगा, एडियाबेटिक इंडेक्स होता है डियर। गामा का वैल्यू जो होता है वो होता है 1.4 एयर के लिए, यानी कि डाई एटॉमिक गैस के लिए। मोनो एटॉमिक के लिए होता है 1.67, पॉली एटॉमिक के लिए होता है 1.33। ये सब बातें होता है।
तो एयर के लिए बेसिकली याद रखिएगा। तो जब पॉलीट्रॉपिक होगा तो सारा चीज़ तो सेम चलेगा ना, सिर्फ इंडेक्स से चेंज होगा। तो याद रखेंगे बस यहाँ का वैल्यू इसको चेंज कर देना है डियर। देखिए गामा के जगह पे क्या कर देना है, सिर्फ चीज़ n कर देना है, n-1। यहाँ भी क्या कर देना है डियर, n कर देना है, यहाँ भी क्या कर देना है, n कर देना है। बाकी सब चीज़ सेम होगा। यानी ये जो है ये पॉलीट्रॉपिक के लिए, कभी भी प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक हो, टेम्परेचर वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन जानना हो कि व्हाट इज़ द रिलेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 टू द पावर n-1। एडियाबेटिक आद हो गया, पॉलीट्रॉपिक आद हो गया, इज इक्वल टू P2/P1 n-1 डिवाइडेड बाई n। एकदम लर्न करेंगे डियर। अब यहाँ के बाद जो है वो पीवी डायग्राम से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, यानी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम का डायग्राम बनाना हो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ पे, है ना, तो पीवी डायग्राम से रिलेटेड बातें करेंगे। लेकिन ये अब लेक्चर भी थोड़ा काफ़ी बड़ा है डियर। नेक्स्ट लेक्चर में पीवी डायग्राम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको बतला देंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है ये सब, अब फिर इसके बाद जो है वो हीट से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे और फिर थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ स्टार्ट करेंगे डियर। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ये सब पूरा जीरोथ लॉ वगैरह क्या क्या होता है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, हर एक चीज़ को पढ़ेंगे डियर। आप खुश रहें। ये पूरा जो 5 प्रोसेस के लिए कंडीशंस जो बतलाए हैं, जो रिलेशन बतलाए हैं, आपस में रिलेशन जो बतलाए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जब प्रोसेस लिख देगा ऐसा हो रहा है तो डायरेक्ट देखिएगा, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पॉलीट्रॉपिक जब प्रोसेस वहाँ होता रहेगा उस कंडीशन में हम देखिएगा डायरेक्ट इस रिलेशन को यूज कर लेंगे। डायरेक्ट एडियाबेटिक लिखा रहेगा तो एडियाबेटिक वाला रिलेशन यूज कर लेंगे डियर। तो उस कंडीशन में आपको डिराइव नहीं करते रहना है कि इतना जो भी अभी करके लाए डिराइव तो इतना नहीं, लेकिन हाँ डेरिवेशन दिमाग में रखना है, आपको याद रहेगा। डायरेक्ट ये सब रिलेशन याद रखना है डियर, शॉर्टकट वाला, ठीक है। सो डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।